आपने एक बात कही थी कि लैक ऑफ कैटिनेशन नाइट्रोजन में पाया कार्बन की तरह लैक ऑफ कैटिनेशन जो है कार्बन में कैटिनेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है लेकिन नाइट्रोजन में नहीं पाया जाता। तो अगर हम मान लें इफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन शो करे तो आप खुद देखिए किस बॉन्ड को प्रेफर करेगा वो बॉन्ड बनाने के लिए आप अपने आप सोचिएगा। देखिए हमने बताया था कि जब भी बॉन्ड बनता है, ये बताया था ना, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज करती है। ठीक, एनर्जी रिलीज करती है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करती है और कहा जाता है कि डेल्टा एच की वैल्यू जितनी ज्यादा इवॉल्व होगी उतना ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी वो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं ना, जितना ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी वो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेफर करेगा कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। अब गौर से देखिए, अगर नाइट्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करे तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 ना। एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, 3, ये तो होगा ना। अब एक में कितनी एनर्जी निकल रही है, 167 किलो जूल। कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही, दिखाई दे रहा है इससे। तो कुल कितना बॉन्ड बन रहा है, 3। अगर आप 3 बॉन्ड बना रहे हैं टोटल एनर्जी कितनी इवॉल्व हो रही है, देखिए 7 3 जा 21, 16 3 जा 48, यानी -501 किलो जूल पर नाइट्रोजन एटम। अगर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करे तो कितना एनर्जी इवॉल्व होगी, 501 किलो जूल। अब देखिए वही देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, नाइट्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, 942 किलो जूल पर मोल है। तो बताओ किस फेज में आने के बाद नाइट्रोजन मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर कर ले रहा है। अरे भाई जब वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तब उसका एनर्जी लेवल, एनर्जी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है और एनर्जी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है तो वो किसको प्रेफर करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। बस समझ में। इधर देखो कार्बन के केस में, कार्बन को सोचो, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा सिंगल बॉन्ड। तो अगर कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करे तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, मान लो 3 बॉन्ड से कंपेयर करते हैं तो एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 346। तो 3 गुणे 346 करो, कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 4 12 और 38 98। ये वैल्यू आ रही ना, ये वैल्यू आ रही 38 ना, ये वैल्यू आ रही। और अगर ये 3 बॉन्ड बने और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 346 किलो जूल। अब देखो, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 835 किलो जूल। अब ये बताइए कि कार्बन कौन से बॉन्ड को प्रेफर करेगा बनाने का, सिंगल बॉन्ड ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 835 किलो जूल एनर्जी निकल रही है और जब कार्बन 3 अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना रहा है कितनी एनर्जी निकल रही है, 1038 किलो जूल। हमने कहा जो जितना ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगा वो प्रोसेस उतना फेवरेबल होगा एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि नाइट्रोजन अगर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, जैसे देखो प्रत्येक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तभी कैटिनेशन होगा, यही कैटिनेशन है, ऐसे जुड़ता चला जाए है, ऐसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो जाए। और हम पर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन जो है 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 167। तो इसकी 167 है तो 1 2 3 हो गया, तो ये हो गया, ये आपकी वैल्यू निकल रही है।
ये वैल्यू क्या है, कम निकल रही है। लेकिन जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इतनी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब है नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन प्रिफर टू कंबाइन एंड फॉर्म, क्या बनाएगा, फॉर्म एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। जब इसकी वैलेंसी पूरी हो गई तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज वही नहीं कर पाएगा। अब इसकी कोई वैलेंसी वैकेंट बच नहीं रही है तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये इसी वजह से शो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई नाइट्रोजन एटम वैलेंसी कंप्लीट एंड hence cannot shows catenation property। अब इसमें देख, यहां कार्बन के केस में क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ कार्बन shows maximum catenation property। अब गौर करने की बात देखिए, यहाँ पे आपने सिर्फ 3 बॉन्ड का कंपेयर किया है। यहाँ जो कंपेयर किया 3 बॉन्ड का किया ना, हम लोगों ने नाइट्रोजन से कार्बन जब कंपेयर किया 3 बॉन्ड का, तो और कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितना हो जाता है 4, तो ये गुड़े हो जाएगा 4, तो और ज्यादा एनर्जी इवॉल्व, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड बनाने की वो टेंडेंसी शो करेगा। यानी यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करेगा और यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करेगा। अब अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, इसी में तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में कौन प्रेफर करेगा, जहां ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो। ये डेल्टा एच की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए इन दोनों में कौन प्रेफर करेगा, ये इन दोनों में कौन प्रेफर करेगा भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा हम लोग सिंगल बॉन्ड को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू इससे बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए 835 से कितना आ रहा है, 1038, और यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है, 500, लगभग 50%। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी डाटा से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से बॉन्ड को प्रिफर करेगा, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेफर होता है, और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए और एलिमेंट से जुड़ेगा, और इस वजह से चेन बनने की प्रोबेबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसी वजह से कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो करता है। वैल्यू जितनी हाई होगी वो एलिमेंट प्रेफर करेगा। हाई वैल्यू का मतलब हाई नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव क्यों करे समझ में आ रहा है ना, ये हाई नेगेटिव वैल्यू क्यों करे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये बांड बनता है तो यहाँ क्या होता है, देखिए हमने बताया है नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब बांड बनेगा तो यहाँ से एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, और ये इवॉल्व में होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो एलिमेंट जब जुड़ते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये सारी वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, एक्सोथर्मिक डाटा है, ये सारा डाटा जो है एक्सोथर्मिक है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसका डाटा देखेंगे नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो कितना हो जा रहा है, इसका हो -501 किलो जूल, और इसका कितना हो जा रहा हो -942 किलो जूल। ये तो है, तो इस वाले को प्रेफर कर रहा है, बस ये ध्यान दीजिए। कोई
अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो हम लोग बॉन्ड एनर्जी डेटा के हिसाब से समझाएंगे कि बॉन्ड एनर्जी डेटा के हिसाब से ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। एक्सेप्ट नाइट्रोजन जो रेस्ट मेंबर होते हैं कैन फॉर्म क्या बनाते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई। ठीक, तो आपको मालूम है नाइट्रोजन तक तो 2p आता, सेकेंड पीरियड आता है। नाइट्रोजन के बाद जैसे फास्फोरस आता है उस पर वैकेंडी ऑर्बिटल आ जाता है। नाइट्रोजन बाद थर्ड पीरियड आता है, और थर्ड पीरियड यानी नाइट्रोजन किस सेल से स्टार्ट होता है, 3D से। थर्ड पीरियड में नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से नाइट्रोजन पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। ये ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। ठीक, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एटसेट्रा हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये दोनों देखिए कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं PCH5 होल थ्राइस, AsC6H5 होल थ्राइस। ठीक है भाई, ये सब के सब एक्ट करते हैं लिगेंड, एक्ट एज ए लिगेंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे लिगेंड्स एक्ट करते हैं। लिगेंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट करते हैं। ये सब के सब जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये R3P डबल बॉन्ड O, यहां पे देखो इसका D ऑर्बिटल और इसका P ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते, तो यहां क्या बनता है, D पाई P पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है भाई। फास्फोरस का D ऑर्बिटल आता है और ऑक्सीजन का 2p। देखो फास्फोरस में क्या आता है, 3s2 3p3 और 3d0। ऑक्सीजन का क्या आता है, 2s2 2p4 ये आता है। तो इनका p ऑर्बिटल और इनका d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, तो ये बना देता है क्या, d पाई p पाई बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, अभी बीच में आएगा तो वहां बना के भी दिखाएंगे, अभी बस इतना ध्यान रखिए। तो नाइट्रोजन में ये टेंडेंसी नहीं होती, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता नहीं क्योंकि सेकंड पीरियड का मेंबर है। तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से वहां क्या बनता है, पी पाई। लेकिन यहाँ पे डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा कौन होगा, पाई बॉन्ड, और वही पाई बॉन्ड कौन सा होगा, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होगा। अब आप देखिए ये बॉन्ड उतना मतलब इफेक्टिव ओवरलैप नहीं शो करता। अगर यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता तो ये इफेक्टिव माना जाता। क्यों? क्योंकि इनका 2p होता और इनका 2p होता। कल हमने बताया था ना, साइज अगर सिमिलर होता है तो ओवरलैपिंग क्या होती है, इफेक्टिव। यहाँ पे क्या है, इनका 3d आ रहा है और इनका क्या आ रहा है, 2p आ रहा है। अंतर है ना। डिसिमिलर होने की वजह से इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, तो नहीं अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती। तो इस p डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी, इस डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी में
ये ज्यादा बढ़िया इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करेगा इन कंपैरिजन टू इसके। ठीक है, अभी हम बॉन्ड एनर्जी डेटा से इसको भी दिखाते हैं। फट से जल्दी बनाइए, लिख लिया इसको। ये तो मालूम है ना, एल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। इसको पढ़ते क्या जानते हैं? ट्राई एथिल फास्फीन। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो PS3 है, PS3 होता है फास्फीन। अब H को रिप्लेस कर दिया किसने? एथिल ग्रुप ने। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ट्राई एथिल फास्फीन, और ये हो जाएगा ट्राईफेनिल फास्फीन। नाम लिख दे रहे हैं, ट्राई एथिल ट्राईफेनिल फास्फीन। फास्फीन, ये ट्राई एथिल और ट्राईफेनिल फास्फीन। अब ये आर्सिन है, सॉरी वो आर्सिन, ये आर्सेनिक है तो आर्सिन। आर्सिन, ARSINE, ये आर्सिन। आर्सेनिक रहेगा तो आर्सिन हो जाएगा, अभी बताएंगे ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हैं भाई। हो गया भैया? तो ये आइडिया हुआ कि नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, रेस्ट मेंबर p5d5 बॉन्ड बनाते हैं। उसमें हमने आपको दिखाया भाई थर्ड पीरियड से हमारा क्या शुरू हो जाता है? डी ऑर्बिटल। तो उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब में क्या आएंगे? डी ऑर्बिटल आएंगे। तो वो क्या बनाएंगे? p5d5 मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है इज लेस देन फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। उसमें दिखा दिया है ना, देखो ना। तो देखिए नाइट्रोजन का आप ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ये सिंगल बॉन्ड है, फास्फोरस भी ये सिंगल बॉन्ड। आप अपने आप देखिए, आपको आइडिया हो जाए। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा ना, अरे 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक लोन पेयर मान के चलिए, बाकी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर। इसके पास भी एक लोन पेयर होगा। इसको नहीं समझ में आ रहा, जान लो, देख लो कैसे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3 ना। 3 बॉन्ड बनाने में ये खर्च हो जाएगा, देखो ध्यान से। 3 बॉन्ड बनाने में ये तीनों खर्च हो जाएंगे। एक यस वाला क्या रहेगा? पेयर रहेगा। ये कैसे ऐड करेगा? लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर की तरह, जो पेयर रहता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, वो ऐड करता है लोन पेयर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ऐसे फास्फोरस में भी होगा। फास्फोरस में अंतर क्या होगा? बस 3s2 3p3 हो जाएगा, अंतर यही होगा। तो इसके पास लोन पेयर है, तो इसकी साइज क्या होगी? साइज स्मॉल होगी। इसकी साइज क्या होगी? साइज लार्ज होगी। दोनों में भाई ग्रुप में ऊपर से नीचे चल रहे हैं ना, साइज बड़ी होगी। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब साइज छोटी होगी तो इनके ये दोनों पास पास होंगे। क्या होंगे? पास पास होंगे। तो पास पास होंगे तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन क्या होगा? हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये पास पास होंगे। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड में क्या डेवलप करेगा?
स्ट्रेन हाई होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रेन हाई होगा तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या होगा, लो। यहाँ पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दूर दूर है, साइज लार्ज होगा, साइज लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर दूर दूर होंगे। ड्यू टू लार्ज साइज, लार्ज साइज इलेक्ट्रॉन पेयर आर अवे टू ईच अदर। इनके बीच इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन लो होगा, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन भी क्या होगा, लो होगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ये है बात, समझ में आया ना, है बात समझ में आई नहीं? हमने सिर्फ यही कहा इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, तो यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, इसमें पास पास होंगे, पास पास होंगे तो रिपल्सन, दूर दूर होंगे तो कम रिपल्सन। रिपल्सन अगर ज्यादा होता है तो स्ट्रेन ज्यादा होता, तनाव ज्यादा होता, तनाव किसी भी चीज पे ज्यादा होगा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 167 kg, और फास्फोरस, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 200 kg। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा यही है। ये है ठीक, 167 kg है, इसका मतलब इसके बीच का, जबकि साइज छोटी थी, साइज छोटी थी ना, इसको तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट जो है इसको अफेक्ट करता है, स्ट्रेन डेवलप करता है, स्ट्रेन होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, NH2 NP3। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन ना, 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3, ठीक, एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। नाइट्रोजन या इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, सोज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सोज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सा है, -3, +3 और +5। कैसे जाना हमने कहा कि ये वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर दे, तो सिर्फ 3 तो भाग लेगा, तो +3 हो गया, पर समझा के 5 लोग चले जाएं तो कौन सा हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कौन सा हो जाएगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात तो यही है ना। आपको हमने एक चीज और बताया था, हम लोग बताए थे टॉप टू बॉटम चलने पर, यहाँ पे देखिएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी वो डिक्रीज करती है, मतलब नीचे वाला +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो कर। पहली चीज रीजन वही है अभी जो बताया था। दूसरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती, इंक्रीजेस। और कारण क्या बताया था अभी आपको, क्या बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये सिचुएशन यहाँ पे अराइज कर रही है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, भाई हमने अभी आपसे बताया ना,
अगर यस वाला बॉन्ड बनाने में भाग लेते, पार्टिसिपेट करने से मना करते, तो अपने आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया। और हर ग्रुप का लास्ट मेंबर ये शो करता है, मैंने बताया था ना। नीचे चलने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो जब नीचे चलने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर। ठीक, अगर यही -3 वाला देखें तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, ये भी डिक्रीज करता है, मालूम है, ये भी डिक्रीज करता है। क्यों क्यों ये डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम? हाँ, साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर, और मेटल कभी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। मेटल कौन सा शो करता है, प्लस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना। तो मेटालिक जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मेटालिक कैरेक्टर शो करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इस वजह से नीचे चलने पर +5 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, और +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती। बात समझ में आया ना? बोलो भाई। रीजन है बिकॉज, और ये बिकॉज, इनके बाद में नहीं सोचो, नीचे लिख रहे हैं हम लोग क्या, चले आगे। कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन शो करते हैं ये लोग, जैसे नाइट्रोजन। ये है नाइट्रोजन, जानते हो -3 से शो करता है, +5 तक जाता है। N2O5 देखे ना बनता है। नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। -3 कहाँ पे होता है मालूम है, NH3 में। NH3 में नाइट्रोजन -3 होता, तो -3 से आएगा 0 तक आएगा, फिर 0 से +5 तक जाता है। तो बहुत से चेंज होते रहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत से चेंज होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तो ही है। इसके अलावा डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करे, रिडक्शन भी, एक ही एलिमेंट या एक ही कंपाउंड अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी एक सेम एलिमेंट or a compound in a same reaction shows oxidation and reduction both. Such a reaction are called disproportionation reaction. Proportionation reaction. Disproportionation reaction. जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, नाइट्रोजन एग्जिबिट। आप सुनिए, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वही जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा भाई। एक इधर दो उधर, कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये चीजें पाई जाती हैं दोनों। नाइट्रोजन एग्जिबिट डिस्प्रपोर्शनेशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन नाइट्रोजन जो होता है वो एग्जिबिट करता है डिस्प्रपोर्शनेशन एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे देखिए, हमने दिया HNO2, क्या पढ़ते हैं इसे मालूम है,
HNO2 क्या पढ़ते हैं? नाइट्रस एसिड। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। और ये अगर डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट होता जानते हैं? HNO3 में, प्लस NO और प्लस H2O ये बनाता है। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालिए 2 दूना 4 और 1 3 प्लस 3 आए। यहाँ नाइट्रोजन 3 दूना 6 और 1 प्लस 5 आए। यहाँ कितना आएगा? 2। देखो प्लस 3 से कहा जा रहा है? प्लस 5। कौन सा प्रोसेस ये होगा? बढ़ रहा है। बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और प्लस 3 से लेकर के कहा जा रहा है? प्लस 2। रिडक्शन, कम हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसे देखिए H3PO3 फास्फोरिक, ये फास्फोरस एसिड होता है। H3PO4 बनता है एक, और एक बन जाता है PH3। ये आपका हो गया 3। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आएगा? फास्फोरस का हो 3 दूना 6 3 प्लस 3 का ये कितना होता है? 4 दूना 8। बोलोगे क्या? तो आप बताइए, हम लोग बुद्धि काम है। ये आपका क्या हुआ? फास्फोरस एसिड। ये फास्फोरस, ये फास्फोरिक, ये फास्फिन अभी बताया। देख रहे हैं ना? तो नाइट्रोजन फास्फोरस शो कर रहा है, लेकिन आपको मालूम इसका आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सब डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होते। ये सब डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? स्टेबल होता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और वो प्लस 5 तो शो नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाता है? वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करते। एक लाइन इसको लिख लीजिए। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ can't show the disproportionation reaction because plus 3 oxidation state becomes क्या हो जाएगा? स्टेबल। और जब ये प्लस 3 स्टेबल हो जाएगा, देखो ध्यान से, जब ये प्लस 3 स्टेबल हो जाएगा तो किसी में जाएगा ही नहीं है। प्लस 3 से प्लस 5 प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 से प्लस 5 प्लस, तो स्टेबल हो जाएगा। हेंस या और क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट इफेक्ट से ये ऐसी टेंडेंसी नहीं शो कर पाती। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ठीक। तो इसकी जो है नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद आप ऐसे कह सकते हैं, टॉप टू वाटर चलने पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेंडेंसी क्या हो रही है, क्या हो रही है, वो नीचे चलने पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेंडेंसी क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज कर, बस यही लिखना, यही समझ, टेंडेंसी डिक्रीज है ड्यू टू क्या, इनर्ट पेयर, यही मतलब इसका सारांश हो, इतना जो लिखे हैं हम लोग उसका सारांश है, ठीक है ना। तो इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।